नमस्कार डिजिटल दुनिया के दोस्तों। एक और एक्साइटिंग एपिसोड में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मैं हूं मनीष और आज हम डीफाई की दुनिया में जाने वाले हैं, लेकिन एक छोटे से ट्विस्ट के साथ। हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो इस वक्त फाइनेंस की दुनिया को बदल रहा है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, जी हाँ, उसको डेक्स भी कहा जाता है। और हमारे साथ हैं हमारे दोस्त और हमारे गाइड अपूर्व, जो हमें इस कंसेप्ट को बहुत ही आसान और सीधे शब्दों में समझाएंगे। अपूर्व, स्वागत है आपका। धन्यवाद मनीष। मैं भी काफ़ी उत्सुक हूँ और मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है ये टॉपिक पर बात करने के लिए। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज और जिसे हम डेक्स कहते हैं, आपने बताया, ये बहुत ही अद्भुत टेक्नोलॉजी है। तो मैं काफ़ी प्रभावित हूँ इस टेक्नोलॉजी से। तो अपूर्व, हमेशा की तरह मैंने अपने कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं। मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी इस टॉपिक पे। तो डेक्स है क्या? कोई जादुई तिजोरी है? मैं तो सुनने के लिए तैयार हूँ। तो शुरू करते हैं। सही फरमाया आपने मनीष। ये एकदम जादू की तिजोरी की तरह लगती है। तो हमारा जो ट्रेडिशनल माइंडसेट है, या अब तक जो हम फाइनेंस में लेन देन करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज पर हो या कोई भी एक्सचेंज की बात करते हैं, कमोडिटी एक्सचेंज भी हो सकता है, करेंसी एक्सचेंज भी हो सकता है, तो उसकी जो प्रथा है, उसकी जो टेक्नोलॉजी है, तो एक सर्टन तरीके से काम करती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप समझ लो कि अगर आपको कंपनी ए के शेयर आपके पास है और आपको कंपनी बी के शेयर खरीदने हैं, तो ये नॉर्मल वर्ल्ड में, अभी के हमारे ट्रेडिशनल फाइनेंशियल वर्ल्ड में क्या होता है कि आपको ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा, या आपको ऑनलाइन बैंकिंग और ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। फिर आप एक शेयर को बेचेंगे, अपनी लोकल मुद्रा लेंगे, फिर उसके साथ जो आपको शेयर चाहिए वो खरीदेंगे, राइट? ये हमारा प्रोसेस होता है। जी। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को जादू की तिजोरी इसलिए कहा जाता है कि ये प्रोसेस पूरा स्ट्रीमलाइन हो जाता है। एक सिंपल सा है कि एक तिजोरी है, आप वहाँ पर जाकर अपने डिपॉजिट करते हैं कंपनी ए के शेयर, उसके सामने उठाकर लेकर आ जाते कंपनी बी, और ये संचालित होती है डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर। यानी किसी भी बंदे को, कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन की आपको ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपने आप कर सकते हो बिना कोई मिडल मैन के। इसीलिए इसको जादू की तिजोरी कहा जाता है। मतलब कि कोई इंतज़ार नहीं, कोई ब्रोकर नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। यानी सुनने में ये थोड़ा स्ट्रेंज लगेगा, अजीब लगेगा कि यार ऐसे तो कैसे हो सकता है, बट हाँ, ये बिल्कुल ही मुमकिन है और ऐसा हो रहा है। बहुत बढ़िया। एक मुझे इससे थोड़ा सा याद आता है कि जब मैं बहुत 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 साल पहले मैं बैंक में काम करता था। और वहाँ पे होता क्या था कि जब आप क्लियरिंग के लिए जाते हैं, अभी तो क्लियरिंग सब कुछ ऑनलाइन है, उस समय जो क्लियरिंग होती थी वो सेंट्रलाइज क्लियरिंग होती थी। आपका जो सेंट्रल बैंक है, आपके शहर का, ज़िले का, या उस जगह का, वहाँ पे आप जाते हैं। वहाँ सारे बैंक्स अपनी अपनी चेक्स रख के आते हैं। तो हर बैंक का एक खाना होता है। जैसे आपने तिजोरी बोला, हर बैंक की एक तिजोरी, एक खाना होता है। वहाँ पे आपकी चेक्स रखी होती हैं। आप अपनी चेक्स उस बैंक के खाने में रहे। जैसे मैं, हमारे यहाँ स्टेट बैंक की चेक्स डिपॉजिट हुई, किसी ने डिपॉजिट किया अपने अकाउंट में, तो हम वो चेक वहाँ रख के आते थे। और हमारे खाने में किसी ने अगर हमारे बैंक की चेक अपने स्टेट बैंक में रखी हुई, तो वो लोग वहाँ, तो हम अपनी चेक वहाँ रख के जाते थे और दूसरे खाने से वो चेक्स उठा के लाते थे। इसको हम क्लीनिंग बोलते थे, क्लीनिंग कौन से एक्सचेंज। ज़माने की बात है ये? ये बात है 1998 से 2099। डिजिटल बैंकिंग काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सपैंड हो रही थी, लेकिन छोटे शहरों में इतनी इतनी तेज़ी से नहीं था उस वक्त। बट ये मैंने मुझे आपने जो तिजोरी वाली बात करी कि बिना किसी व्यक्ति के, बिना किसी ब्रोकर के, और ऐसे ही सेल परचेज का एक्सचेंज होना अद्भुत है। हाँ मनीष, सो डी ये जादू की जो तिजोरी जिसे हम कह रहे हैं, उसका नाम है, ये टेक्नोलॉजी का नाम है ऑटोमेटेड मार्केट मेकर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में AMM भी कहा जाता है। तो ये ऑटोमेटेड मार्केट मेकर जो है, ये हमारी जादू की तिजोरी है। ये एक
फॉर्मूला के साथ चलता है। तो एल्गोरिदमिकली ये डिज़ाइंड होता है और वो फॉर्मूला से ये चलता है। तो यहाँ पर क्या होता है, मैं आपको आपका जो शायद आगे वाला प्रश्न है कि फॉर्मूला भी क्या है, तो मैं दोनों को आपको ये कंबाइन करके बता रहा हूँ। आपने मेरा मन पढ़ लिया। मैं पूछने ही वाला था कि ये एमएम काम कैसे करता है, उसमें मतलब ये क्या फार्मूलाज हैं, उसमें क्या है। थोड़ी बहुत एल्गो ट्रेडिंग के बारे में मुझे पता है, लेकिन आपने मेरा बिल्कुल दिमाग पढ़ लिया और मैं बस यही पूछने वाला था। तो एएमएम को समझना हो तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़ी आज के युग में, आज के दौर में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है उसकी बात करें। तो नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी ट्रेडिंग हो, शेयर्स की हो, कमोडिटी की हो, करेंसी की हो, जो भी हो, तो वो फैसिलिटेट होती है ऑर्डर बुक से। ऑर्डर बुक का मतलब क्या है? तो ऑर्डर बुक का मतलब ये है कि अगर मैं लेने कोई चीज़ या कोई शेयर या कमोडिटी ख़रीदना चाहता हूँ, तो मैं अपना ऑर्डर अपने ब्रोकर के थ्रू या अपनी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं उसके थ्रू मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ। तो ये प्लेटफॉर्म क्या करते हैं, जो भी प्लेटफॉर्म हम यूज़ करते हैं वो बायर और सेलर को मिलाते हैं। तो उसी टाइम पर जो बेचने वाला होगा उसका और मेरा ऑर्डर मिलता है और ट्रेड हो जाती है, लेन देन, राइट। तो ये प्रोसेस को करने के लिए हमें इतने सारे लोगों, ऑर्गेनाइजेशंस और प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है, और जितने लोग इन्वॉल्व होते हैं हर किसी का कट होता है, कमीशन होता है, फीस होती है। तो हालांकि आपको बेचना है, मुझे खरीदना है, सिंपल सी बात है, एक प्राइस हम कर सकते हैं, लेकिन नहीं होता है ऐसे। तो ये ट्रेडिशनल फाइनेंस का वर्ल्ड है जहाँ पर ये संचालित होता है ऑर्डर बुक से, जो हाल का मॉडल है। तो एएमएम इससे कैसे अलग है? तो ये समझने के लिए हम पहले ये जानते हैं कि एएम है क्या। ऑटोमेटेड मार्केट मेकर एक फॉर्मूला है। तो उससे क्या होता है कि एक तिजोरी की तरह, जैसे हमने जादू की तिजोरी की बात की, वही उदाहरण लेते। तो जितने भी लोग हैं वो अपनी मुद्रा, शेयर्स, असेट जो भी हो, वो एक डिजिटल वॉल्ट में जाकर रख देते हैं, राइट। अब उसको अगर आपको अंदर जो पड़ा है वो ख़रीदना है, तो उसके जो रेट्स होते हैं वो आप देने को तैयार हो तो आप अपनी जाकर संपत्ति, एसेट रख सकते हैं। मान लो कि आपको $100 में कंपनी ए का शेयर मिल रहा है, तो आप जब $100 जाकर रखोगे वहाँ पर तिजोरी में, वॉल्ट में डिपॉजिट करोगे, तो आप एक कंपनी शेयर ए का शेयर निकाल सकते हो। तो ये कम्प्लीटली ऑटोमेटेड होता है फॉर्मूला के साथ, राइट। अब वो फॉर्मूलाज बड़ी डायनामिक होती है। मान लो आपने तो $100 में एक कंपनी ए का शेयर खरीद लिया। अब कुछ हवा चल रही है, न्यूज़ आ रही है, मीडिया ने कुछ बातें की है और कंपनी ए का स्टॉक बढ़ गया, बहुत सबको चाहिए, तो वो एल्गोरिदमिकली डिज़ाइन होता है। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाती है तो ऑटोमेटिक वो जो प्राइस है ₹100 वो बढ़ती जाएगी। तो 100 जन गए तो नॉट एवरीवन विल गेट कंपनी ए का शेयर $100 में नहीं मिलेगा। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो वो प्राइस बढ़ाता जाएगा। तो ये है फॉर्मूला जिसके ऊपर एएमएम काम करता है। और अगर मान लो आपको बेचने हैं, तो आप शेयर बेच रहे हो, $100 निकाल रहे हो वापस शेयर डाल के, तो और सब वही कर रहे हैं, तो आपको कम से कम जो पहला होगा उसको थोड़े मिलेंगे, उसके बाद आने वाले को और कम और कम। तो आप जब सेल कर रहे होते हैं तो नेगेटिव जाती है, अगर बाय कर रहे हो तो प्राइस ऊपर जाती है। तो अगर मैं इस तरीके से समझूं कि थोड़ा बहुत ये हमारे जो रेगुलर फाइनेंशियल मार्केट है, उसी की तरीके से थोड़ा बहुत मैं उससे रिलेट कर पा रहा हूँ कि अगर डिमांड, क्लासिक डिमांड और सप्लाई का जो खेल है कि जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी उसका स्टॉक का प्राइस बढ़ता जाएगा, और जैसे ही उसके सेल बढ़ती जाएगी उसका प्राइस कम होता जाएगा। एक चीज़ जो मेरे जहन में ये थी कि जो चूँकि मैं एक एसेट मैनेजमेंट फर्म के साथ काम करता हूँ और मेरा इसी में ही एक्सपीरियंस रहा है, तो मुझे पता है कि एक्सचेंजेस कैसे काम करते हैं। सब कुछ मेरे ख्याल से जो होता है कि वो डिलीवरी पे डिपेंड करता है कि आपने ये फलाना स्टॉक लिया
या फलाना सिक्योरिटी आपने ली, उस सिक्योरिटी की एक सेटलमेंट डेट होती है, उस सेटलमेंट डेट में आपको डिलीवर करना होता है। अगर देखा जाए तो फिजिकली डिलीवरी होती है वहाँ पे। जी आपका कस्टोडियन होता है, कस्टोडियन जो मेक श्योर करता है कि आप डिलीवरी कर रहे हैं, डिलीवरी जी ले रहे हैं, और जो अगला जो खरीद रहा है उसके पास डिलीवरी वो जा रही है। लेकिन यहाँ पे इस तिजोरी को भरता कौन है? ये एक बड़ा ही मेरे जहन में एक ये सवाल था कि इस तिजोरी को भरता कौन है? चलो मनीष, हम उस पॉइंट पर पहुंच गए जहां पर हम विस्तार से बात करेंगे एएमएम के बारे में। तो ये आपका प्रश्न जो था बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये अब जो पहलू डीप इन द मिडल है उसके बारे में बात करेंगे हम। तो आपने पूछा कि ये तिजोरी भरता कौन है, राइट? बट वहाँ पहुँचने से पहले हम फिर से एक रिकैप लेते हैं छोटा सा। तो एएम काम करते हैं, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, तो लेन देन वही का वही है जिसे हम कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई। वो 1000 साल पहले भी वो फंडामेंटल सेम थे, आज भी सेम है, तो उसमें कोई चेंज नहीं है। हम वो लेन देन करते कैसे, उसका माध्यम क्या है, वो इवॉल्व होता रहता है टाइम के अनुसार। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपडेट होती है, वो फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन चेंज होते रहते हैं। तो अब तक का हमने जैसे सोचा कि ऑर्डर, जैसे बात की ऑर्डर बुक है, राइट? तो ऑर्डर बुक में मैंने बाय ऑर्डर डाला है, किसी ने सेल ऑर्डर डाला है, वो दोनों मिलेंगे, सेल होंगे, जैसे फिर उसके बीच में ये ट्रांजैक्शन होगा कि ये कहीं पर कस्टोडियन के पास फंड्स होते हैं, वो आकर आपके अकाउंट में आता है, फिर सेटलमेंट होती है और ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। ये ट्रांजैक्शन को कंप्लीट होने के लिए चंद मिनट लग सकते हैं, चंद दिन लग सकते हैं, या चंद हफ्ते लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप क्या ट्रेड कर रहे हो। सही बात। अब हम चलते हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की ओर। तो पिछले 3 साल से जो डीफाई का, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का जन्म हुआ, उसके बाद ये जन्म हुआ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का। तो अब तक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में क्या कर सकते हो आप? तो आज जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब तक मोटा मोटा जो यूज़ है वो क्रिप्टो करेंसीज और टोकन्स के एक्सचेंज करने के लिए है। तो हमने स्टेबल कॉइन्स की बात की है, हमने बिटकॉइन की बात की है, हमने इथेरियम की बात की है, या अन्य इथेरियम के ऊपर जो भी टोकन्स अवेलेबल है, वो जब ट्रेडेड होते हैं उसके लिए डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आज के दौर में यूज़ हो रहा है। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा आपको और सुनने वालों को कि ये आज की बात है, बट अगले 3 साल 5 साल के अंदर हम सोच नहीं सकते वो चीज़ शायद ये प्लेटफॉर्म पर आ सकती है। तो ये प्लेटफॉर्म पर आने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपके पास डिजिटल चीज़, कोई भी चीज़ की ओनरशिप होनी चाहिए, राइट? आपका घर हो गया, आपका शेयर्स हो गए, या आपकी कमोडिटीज़ है, जो भी है, अगर आपके पास डिजिटल ओनरशिप है तो आप एएमएम यानी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में उसका लेन देन कर सकते हैं। तो अब इससे ज़्यादा हम उसमें नहीं जाएंगे कि वो कैसे होगा, क्योंकि वो कोई और टॉपिक में हम कवर करेंगे। हम चलते हैं एएमएम की तरफ। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात की हमने, डिमांड सप्लाई। दूसरा हमने बात की एल्गोरिदम से जो फॉर्मूला डिटरमाइन करता है डिमांड सप्लाई, तो उससे प्राइस फ्लक्चुएट होती है, राइट? तो यहाँ पर 3 बड़े किरदार होते हैं। जो सबसे बड़ा किरदार है वो है आप और मैं, जिसको ट्रेड करना है, जिसको कुछ खरीदना है, राइट? दूसरा जो किरदार होता है कि मुझे ट्रेड करना है तो मुझे मेरे पास डिजिटल असेट्स होने चाहिए, यानी स्टेबल कॉइन्स, बिटकॉइन या इथेरियम होना चाहिए, राइट? क्योंकि नहीं तो हम कैसे ट्रेड करेंगे उसको। तो ये दूसरा किरदार हो गया। मतलब और करेंसी आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि नॉर्मल आप स्टॉक्स खरीदते हैं या बेचते हैं या खरीदते हैं बेसिकली, तो आपके पास करेंसी होती है, यूएसडी होता है, एनआर होता है आपके पास। वो करेंसी आप वो होल्ड करते हैं, उसको आप दे के आप कोई चीज़ खरीदते हैं, या अगर आप बेचते हैं तो आपके पास वो चीज़ आती है, वो करेंसी आती है। तो यहाँ पे वही करेंसी या तो बिटकॉइन होगी, या इथेरियम होगा, या आपके पास स्टेबल कॉइन्स, स्टेबल कॉइन्स होंगे। हाँ जी। तो ये हो गया दूसरा किरदार। और यहाँ पर
एक बहुत ही तीसरा बड़ा किरदार है जिसको हम कहते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर। लिक्विडिटी प्रोवाइडर को शॉर्ट फॉर्म में एलपी भी कहा जाता है। तो ये तीन किरदार ये फार्मूला को, ये डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज को ऑपरेट करने के लिए पॉसिबल करते हैं। तो अब ये समझते हैं कि ये होता कैसे है। तो ये सबसे पहले हम अब बात करेंगे लिक्विडिटी प्रोवाइडर की। शायद कहीं ये आपका आने वाला क्वेश्चन था या नहीं पता नहीं, बट हम ये मौजू पर बात कर लेते हैं। आप शायद अभी आप उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं, लेकिन मैं उसका क्या कर रहा हूँ, मैं उसका शाब्दिक अर्थ ले रहा हूँ, जो हिंदी में उसको मैं बोलूँगा कि शाब्दिक अर्थ। जब आप बता रहे थे लिक्विडिटी प्रोवाइडर, वो कोई भी नया शब्द आता है, कोई नया एक्रोनिम आता है या कोई ऐसी चीज़ आती है, तो मैं दिमाग में कोशिश करता हूँ उसको समझने की, कोई जिससे पहले कि मैं आपसे वो सवाल पूछ सकूँ। तो उसका अगर मैं लिटरल मीनिंग लूँ, उसका शाब्दिक अर्थ लूँ, तो ये वो बंदा है जो उस एक्सचेंज को, उस मनी एक्सचेंज को, या जो भी सौदा हो रहा है खरीदने बेचने का, उसकी लिक्विडिटी को इंश्योर करे कि जो काम मोस्टली, जहाँ अब हो सकता है कि मैं गलत हूँ, कि आज के जो एक कन्वेंशनल फाइनेंशियल मार्केट है, वहाँ पे जो काम, जो रोल कस्टोडियंस अदा करते हैं, मेरे जहन में ये चीज़ चल रही थी कि शायद लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स, वो शायद उनका भी वही रोल होगा। तो आप थोड़ा सा इसमें प्रकाश डालें, थोड़ा सा बताएं, तो शायद मुझे समझ में आए कि मैं सही था या मैं गलत सोच रहा था। मनीष, आपकी सोच सही दिशा में है, लेकिन जो आपका उदाहरण था कस्टोडियन का, वो सही नहीं है। क्योंकि अच्छा। कस्टोडियन वो होते हैं जो संभालते हैं, वो ओन नहीं करते एसेट्स। लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स यहाँ पर ओन करते हैं एसेट्स। तो आपका कहने का मतलब है कि मैं भी एलपी बन सकता हूँ? बिल्कुल, कोई भी इंसान। तो चलिए इसको समझते हैं कि एलपी होता क्या है। क्योंकि एक बार सबसे पहले हम एलपी लिक्विडिटी पूल को समझते हैं, उसके बाद समझेंगे लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स, और उसके बाद बहुत इजीली हम समझ जाएंगे कि लेन देन कैसे होती है। राइट? ओके। तो आप समझ लो कि एक तिजोरी है। राइट? तो वो तिजोरी में आप दो चीज़ रख सकते हो। एक हम इंडियन रुपीस रख सकते हैं और एक डॉलर्स रख सकते हैं। जी। तो मान लो आज की डेट में जो वैल्यूएशन है, अगर 80 रुपये के आसपास है अमेरिकन डॉलर। राइट? तो $100 यानी 8,000 रुपये, 1,000 यानी 80,000, राइट? 10,000 यानी 8 लाख रुपये। ये एग्जाम्पल के लिए हम यूज़ करेंगे। तो वो तिजोरी के अंदर 10,000 US डॉलर है और इक्वल 8 लाख इंडियन रुपीस पड़े। अब ये तिजोरी ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन की तरह है। तो किसी को $1 एक्सचेंज करना है तो 80 मिल जाएंगे वापस, किसी को 2 चाहिए, किसी को 100 चाहिए, किसी को 300। जितना ट्रांजैक्शन, जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उनके ऊपर, क्योंकि ये कन्वीनियंस जिसे कहते हैं, एक छोटी सी फ़ी होती है 0.3% की। तो अगर मैंने $1 बेचा और 80 रुपये निकाले, तो 0.3% कट के मुझे मिलेगा। अब आपका प्रश्न होगा कि ये 0.3% जा कहाँ रहा है, तो ये तिजोरी भर कौन रहा है, मेरा प्रश्न ये होगा। तो ये तिजोरी मैं, आप, हमारे जैसे कोई भी लोग आकर ऑटोमेटिकली भर सकते हैं, और उनकी पोजीशन वो लिक्विडिटी पूल में उनके हिस्से की होगी। राइट? तो अगर $10,000 और 8 लाख रुपए पड़े हैं और मैंने $1 और 80 रुपए अंदर रखे हुए, क्योंकि मुझे दोनों प्रोवाइड करनी पड़ेगी, मैं एक नहीं प्रोवाइड कर सकता, इक्वल अमाउंट के दोनों देने हैं। तो मेरा हो गया 1/10 ऑफ $10,000 की मेरी कंट्रीब्यूशन है वो पूल का। तो जो पूरे पूल में चर्निंग होगा, मान लो एक दिन में, एक महीने में, क्योंकि $10,000 है या 8 लाख रुपए,
लेकिन वॉल्यूम 80 लाख का भी हो सकता है, लेन देन आगे पीछे। तो हमें जो फीस मिलती है वो 80 लाख पर मिलती है 0.3%, राइट? तो वो मेरी अर्निंग होगी इक्वल टू माय प्रोपोर्शन। तो रिकैप, ये लिक्विडिटी पूल है। दूसरा, हम लिक्विडिटी प्रोवाइडर है। जितना हमारी किस्मत, जितने पैसे हमारे पास है उतने हम वो वहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं, जब चाहे विड्रॉ कर सकते हैं। और जब तक वो डिपॉजिट रहेंगे हम वो पूल की फ़ीस लेते रहेंगे, क्योंकि वो हमारा इन्वेस्टमेंट है और वी गेट टू अर्न लिक्विडिटी फीस फॉर प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द पूल। लिक्विडिटी, समझ गए बिल्कुल। यहाँ तक? तो तो फिर मतलब क्या मैं भी वो अगर इफ़ आई ओन इथेरियम, एक मोटा मोटा मैं एग्जांपल लूँ, अगर मेरे पास इथेरियम की पोजीशन है, आई कैन प्रोवाइड माय पोजीशंस एज लिक्विडिटी और उस पूल में उससे मैं भी वो फीस कमा सकता हूँ। जी, बिल्कुल सही कहा। तो लेकिन आप सोचोगे कि ये पूल तो अगर 10,000 ही डॉलर है और 8 लाख रुपए ही है, तो कोई भी आकर एक साथ खरीद सकता है, तो ये पूल बंद हो जाएगा। तो ये नहीं होता है। पूछे कैसे? कैसे? अगर 8 लाख रुपए है, कोई अगर बड़ा ऑर्डर आता है, मुझे सब पूल के अंदर जो भी है वो सब चाहिए, तो अल्गोरिदमिकली वो प्राइस इतनी बढ़ जाएगी कि अगर आपको सब रुपए चाहिए फॉर एग्जांपल, राइट, तो आपको 10,000 की जगह पर शायद $1,00,000 डालने पड़ेंगे वो विड्रॉ करने के लिए। और अगर 1,00,000 डालते हो आप, राइट, डॉलर्स, तो उसकी फीस 0.3% है, तो वो भी आ रही है, राइट। तो उसको देखकर क्या होता है कि बहुत सारे लोग ये तिजोरी में पैसे डालने आ जाते हैं, बोले हमें भी फीस चाहिए, तो वो ऑटोमेटिक अपने आप बैलेंस होती रहती है। अगर कोई लिक्विडिटी पूल अट्रैक्टिव नहीं है, कोई वहां पर लेन देन नहीं हो रहा है, वॉल्यूम नहीं हो रहा है, तो क्या होगा यार? फीस का कम जाएगा, लोग निकालेंगे। तो ये अद्भुत है, इसीलिए मैं कहता हूँ, क्योंकि आपका फाइनेंस का बैकग्राउंड है, मेरा भी फाइनेंस का बैकग्राउंड है। तो आप सोचो, ब्रोकर, प्लेटफॉर्म, कस्टोडियन, सेटलमेंट, एवरीथिंग गायब, कुछ नहीं है। ये एक मैं आपको यहाँ पे फिर से रुकूंगा, और मेरे होता क्या है कि मुझे एग्जाम्पल्स, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे जो लिसनर्स हैं उनको लाइव एग्जाम्पल्स या कुछ ऐसे बहुत ही सीधे से एक उदाहरण दे के उनको हम इसको समझाने की कोशिश करें। तो अभी मेरे दिमाग में जो आया, ये जो आपने लिक्विडिटी पूल के बारे में समझाया, तो जैसे कि आप ये समझ लीजिए जैसे क्राउड फंडिंग होती है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो छोटे छोटे लोन्स देते हैं, माइक्रो लोन्स देते हैं, ऑनलाइन लोन्स देते हैं, लेकिन वो अपना पैसा नहीं लगाते हैं। वो क्या करते हैं, वो क्राउड से पैसा लेते हैं। जैसे आपके पास एक्स्ट्रा कैश पड़ा हुआ है, तो आपने वो एक्स्ट्रा कैश उनको दे दिया, वो आपका उनके पूल में पड़ा हुआ है, और जैसे जैसे वो उस पैसे को आगे लोन के रूप में देते जाते हैं अपने कस्टमर्स को, उसका जो भी इंटरेस्ट होता है उसका एक हिस्सा आपको मिलता है। तो वो आपका एक्चुअली जो आपके पास एक्स्ट्रा कैश है वो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, और वो इन्वेस्टमेंट एक्चुअली उनके लिए फंड हो गया जो आगे वो एज ए लोन लोगों को प्रोवाइड करते हैं। ये मैंने इसमें बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, इसमें बहुत सारे बैंक्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत मुझे ऐसा ही समझ में आया लिक्विडिटी पूल का, बिकॉज इट्स अ पूल। लेकिन यहाँ पे जो सबसे अद्भुत बात वो ये है कि यहाँ पे मिडलमैन नहीं है, ब्रोकर्स नहीं हैं, बैंक्स नहीं हैं, कागजी कार्रवाई नहीं है, और फिर भी काम वैसे ही कुछ हो रहा है। तो बड़ा अच्छा आपने समझाया। लेकिन ये एक चीज़ जो मेरे जहन में एक बात और आ रही है कि आपने एक चीज़ ली कि भाई आपने बड़ा अच्छे से समझाया कि अगर अचानक से बड़ा ऑर्डर आ गया किसी ने, तो वही डिमांड एंड सप्लाई, तो अचानक से उसके प्राइसेस भी उतने बढ़ जाएंगे, तो
उसकी फ़ीस भी बढ़ जाएगी, और फ़ीस बढ़ जाएगी तो बहुत सारे प्लेयर्स आ जाएंगे पूल को बढ़ाने के लिए। उसके दूसरे रिस्क्स भी होंगे मेरे ख्याल से। तो अम, ये इसमें कुछ क्या, इसमें मसला क्या है, मतलब इसमें क्या रिस्क हो सकते हैं, इसमें टेंशन्स क्या हो सकती हैं? तो शुरू करते हैं हम एक बहुत ही आसान सा उदाहरण, एप्पल और ऑरेंजेस का बात करते हैं। शेयर्स, क्रिप्टो, ये सब हटा देते हैं साइड पर। तो ये तिजोरी के अंदर मैंने 100 सेब रखे और 100 ऑरेंजेस है, राइट। तो एप्पल एंड ऑरेंजेस की तिजोरी है, 100 है। अब मैंने एक एप्पल और एक ऑरेंज अंदर रखा हुआ है, ये मेरा कंट्रीब्यूशन ये पूल में। और जो भी ट्रांजैक्शन होगा मुझे 0.3% मिलेगा। कोई भी आकर एप्पल खरीदेगा या ऑरेंज खरीदेगा या कोई भी बेचेगा तो उसका 0.3% मुझे मिलना है। तो मैंने शुरुआत की थी पूल में घुसने से एक ऑरेंज और एक एप्पल के साथ, सही है। मान लो हफ्ते के बाद बहुत ट्रेडिंग होता है और सीज़न कुछ गर्मियों का चल रहा है और लोगों को ऑरेंज जूस पीने का बहुत मन हो रहा है, तो काफ़ी सारे लोग आकर एप्पल देकर जा रहे हैं और ऑरेंजेस लेकर जा रहे हैं। तो पहले 1 ऑरेंज और 1 एप्पल इक्विवेलेंट था, तो एक के बदले में एक मिल रहा था। हफ्ता ख़त्म होते होते ऐसा हो गया कि आपको 10 एप्पल देने पड़ेंगे तो एक ऑरेंज मिलेगा, क्योंकि डिमांड बढ़ गई है ऑरेंज की, राइट। क्योंकि सबको ऑरेंज जूस पीना है गर्मी में, ठंडा ठंडा। तो अब मैं हफ्ते के बाद मुझे कुछ काम है और मुझे विड्रॉ करना है, राइट। मुझे अपना एक एप्पल और एक ऑरेंज वापस चाहिए। अब मैं जाता हूँ लेने, तो हो सकता है कि अगर पूल इम्बैलेंस है, क्योंकि हफ्ते के बाद जो पूल की वैल्यूएशन होगी, जो स्थिति है वो हमें नहीं पता, बट ये डिमांड की वजह से स्क्यूड हो गई है, तो एप्पल बहुत ज़्यादा होंगे और ऑरेंज बहुत कम होगा। तो हो सकता है कि मुझे ऑरेंज का मैंने रखा था एक, उसका 1/10 मिले और 9 एप्पल्स मिलेंगे। तो इसका वैल्यू उसकी बढ़ गई, ऑरेंज की हाँ, वैल्यू बढ़ गई जी, क्योंकि ऑरेंज ज़्यादा वैल्यूएबल हो गया है, लोगों को ज़्यादा पसंद है। तो प्राइस ऑफ एप्पल बढ़ गई, प्राइस ऑफ ऑरेंज बढ़ गई और प्राइस ऑफ एप्पल गिर गई। तो मैं निकालता हूँ जब, तो मैंने अपना लॉस बुक कर लिया। मैंने 1/10 ऑरेंज लिया और 9 एप्पल लेकर मैं बाहर निकल गया। अगर मैं ना लेता फिर भी मेरी पोजीशन तो यही रहनी थी। तो मेरा जो लॉस है वो नोशनल, अगर मैं विड्रॉ नहीं करता हूँ तो वो हो जाता है नोशनल लॉस। क्या मैं तो देख सकता हूँ यार, मैंने तो एक एप्पल डाला था और एक ऑरेंज डाली थी। अब सिचुएशन ये है कि एक एप्पल की जगह पर मुझे 9 एप्पल मिल रहे हैं, बट एक ऑरेंज की जगह पर मुझे 1/10 ऑरेंज मिल रही है। तो आप जैसे चाहो देख सकते हो, उसको प्रॉफिट भी देख सकते हो, लॉस भी देख सकते हो। इसको कहा जाता है इम्परमानेंट लॉस। इसको इम्परमानेंट लॉस इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो परमानेंट लॉस में तब्दील नहीं होता है जब तक आप पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके विड्रॉ नहीं करते हो। अरे वाह। क्योंकि हो सकता है कि हफ्ते के बाद एप्पल की डिमांड बढ़ जाएगी, तो ऑरेंजेस फिर आ जाएंगे। और अगर मोर और लेस सिमिलर लिक्विडिटी पूल होगा 2 हफ्ते के बाद जो आपने शुरू किया था, तो आपको एक ऑरेंज और एक एप्पल मिलेगा और 2 हफ्ते की ट्रेडिंग फीस मिलेगी। तो ये रिस्क होता है, सॉरी, तो ये इम्परमानेंट लॉस का जो रिस्क है वो बहुत ही, ये जो लिक्विडिटी पूल में पार्टिसिपेट करना होता है उनको समझना बहुत ही ज़रूरी है इस कॉन्सेप्ट को। तो अगर मैं इसको ऐसे समझूं कि जो इम्परमानेंट लॉस है, अब होता क्या है कि लॉस जहाँ पे वो शब्द आ जाता है टेंशन थोड़ी सी बढ़ जाती है। लेकिन अगर मैं उसको समझूं कि क्योंकि वो इम्परमानेंट लॉस है, राइट, इट्स नॉट परमानेंट। परमानेंट लॉस वो तब होता है जब आप अपनी पोजीशन ख़त्म कर देते हैं। अगर आप एप्पल जितने आपने रखे थे फ्रिज के अंदर और जितने ऑरेंजेस रखे गए थे, भले ही आपका जो ऑरेंज था वो 1/10 रह गया, क्योंकि एप्पल की वैल्यू गिर गई है तो अब एक की बजाय आपको 9 एप्पल मिल रहे हैं। अब
वो सारे निकाल लें, तब वो जो इम्परमानेंट लॉस है वो आपका परमानेंट लॉस हो जाएगा, क्योंकि वापस आप अगर आप दोबारा रखने जाएंगे पूल में तो वो 1/10 क्या बोलते हैं उसका ऑरेंज जाएगा, और 9 एप्पल रहेंगे जिनकी वैल्यू जो कभी एक एप्पल की हुआ करती थी, आज वो वही वैल्यू 9 एप्पल की है। जी तो इस तरीके से मैंने इसको समझा है कि अगर आप अपनी पोजीशन खत्म करेंगे, आप उस पूल से बाहर आ जाएंगे, तब वो इम्परमानेंट लॉस आपका परमानेंट लॉस बन जाएगा। जी, सही कहा आपने। ये बड़ा ही अद्भुत और बड़ा ही इनलाइटनिंग था पूर्वा। अम, जो मुझे लगता है कि ये एएमएम्स जो हैं, ये आने वाले जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है उसका फ्यूचर है, और ये सब कुछ बहुत ही फास्टर और इसको विकेंद्रित करते हैं, डिसेंट्रलाइज करते हैं। क्या बोलते हैं आप? नहीं, बिल्कुल सही कहा। तो ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही फास्ट ग्रो कर रही है, और काफ़ी सारी तब्दीलियाँ भी इसमें आ रही है। तो इटरेशन, रीइटरेशन, कॉन्स्टेंटली प्रोसेस चर्निंग टू मेक इट मोर बेटर, कितना अच्छा और बेहतर और बेहतर। तो ये 3 साल के सफ़र में ये बहुत ही बेहतर हो गया। और इसी के साथ मैं आपको और हमारे सुनने वालों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हमारा अगला एपिसोड ज़रूर देखिए, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं लिक्विडिटी पूल के बारे में। तो लिक्विडिटी पूल होता क्या है, सेटअप कैसे करते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स कौन होते हैं, कैसे होता है काम। तो ये चर्चा को हम और गहराई में लेकर जाएंगे, क्योंकि इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को समझने के लिए, क्योंकि लिक्विडिटी पूल और लिक्विडिटी प्रोवाइडर सबसे महत्वपूर्ण किरदार अदा करते हैं ये प्रोसेस में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब हमें जो एलपीज हैं, जो लिक्विडिटी पूल्स हैं, उसके बारे में और कुछ सीखने को मिलेगा। तो लिसनर्स, जैसा कि अपूर्व ने बोला कि बिल्कुल भी मिस ना करिए अगला एपिसोड। बहुत बहुत धन्यवाद अपूर्वा आपका, आपका साथ के लिए, और हमारे लिसनर्स उनका साथ के लिए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ बिल्कुल भी शेयर करना ना भूलें। उम्मीद है कि इस सफ़र में आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। हमें फॉलो करते रहिए और मज़ीद डिजिटल खजानों की खोज में। अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया। धन्यवाद। इस चैनल पर दी गई जानकारी सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है और ये कोई प्रोफेशनल एडवाइस नहीं है। हमेशा अपना रिसर्च करो और प्रोफेशनल कंसल्टेंट की सलाह लीजिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले।